नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। बेलमेंट ऑफ प्लेजेस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी बोला जाता है। अब बेलमेंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी आ जाएगी। देख लीजिए बेलमेंट की क्या है, होता है बेलमेंट। हम लोगों ने एक पूरी वीडियो में डिस्कस किया बेलमेंट को। तो बेलमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक चीज किसी आदमी को दी जाए, डिलीवर की जाए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो एक बेलमेंट हो जाएगा। मतलब कि मान लो कि मैंने आपको मेरी बुक दे दी पढ़ने के लिए एक दिन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेलमेंट हो जाएगा। आपने अपने कपड़े दिए सिलाई के लिए, तो वो क्या है, बेलमेंट है। ठीक है, तो वो बेलमेंट है। अब मान लो कि अ, मैंने मेरा जो गोल्ड भी तो देते हैं हम लोग दुकानदार को, जब तक एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बदले में वो हमको वो देता है, पैसे देता है। तो वो भी बेलमेंट होगा क्या? अगर मैंने मेरा सोना किसी आदमी को दिया, उसके बदले में उसने मुझको पैसे दिए, तो क्या वो एक बेलमेंट होगा क्या? बिल्कुल बेलमेंट होगा। लेकिन उस बेलमेंट का नाम क्या दे दिया जाएगा? प्लेज। प्लेज। तो प्लेज क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है प्लेज की? तो प्लेज की शुरुआत होती है 172 से। तो प्लेज क्या होता है? Pledge, owner and pony define the bailment of goods as security for payments of a debt or performance of a promise is called pledge। यहाँ पर जो हम पेमेंट करते हैं उसका मकसद क्या होता है? सिक्योरिटी, मतलब गुड्स को देना हमारा वो मकसद नहीं होता। हमारा मकसद जो होता है, जो मोटिव होता है हमारा, पैसा लेना होता है। और पैसे लेने के लिए हम सिक्योरिटी में जो गुड्स जमा करते हैं, बेलमेंट करते हैं जिन गुड्स का, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी, तो उस टाइम पे मैं उसको क्या बोलूंगा? प्लेज बोलूंगा। जैसे कि एग्जांपल, तो हम जब सोना देते हैं और बदले में पैसे लेते हैं, सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी हम गोल्ड देते हैं, उसको क्या मैं बोलूंगा? उसको प्लेज बोलूंगा। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पोनर, द बेली इज कॉल्ड द पोनी। वहां पर बेलर था, यहाँ पर पोनर है, यहाँ वहां पर बेली था, यहाँ पोनी है। ठीक है। अब बात करते हैं 173 ponies right of retainer। The pony may retain the goods pledged not only for payments of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पोनी के पास राइट होता है रिटेन करने का। रिटेन मतलब कि जो गुड्स है वो रखने का। कब तक? कब तक? या तो जो डेट है, वो कर्जा जो है, जो उसने कर्जा दिया कि मैंने एक सोना दिया है, उसके बदले मुझको 50,000 रुपए दिए मान लो, तो 50,000 रुपए जब तक मैं उसको नहीं देता, तब तक वो जो गुड्स है, जो सोना है, वो रख सकता है। वो और कब रख सकता है? जो ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, उसके पैसे काय में लग गए भैया? इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजेशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड। या तो वो सोना रखने में, कहीं पे सिक्योरिटी सोना है कहीं, ऐसा थोड़ी रख सकते हैं, रखने में, या फिर प्रिजर्वेशन, उस सोने को संभाल के रखने की, भाई जंग वंग नहीं लग जाए तो साफ सुफ करना। तो उसमें जो भी खर्चा आता है, उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो देना, और साथ में जो जो मैंने कर्जा लिया है वो देना। तब जब तक मैं सब चीजें उसकी नहीं लौटा देता, तब तक उसके पास एक राइट है, वो जो गुड्स है, प्लेज हुआ है जो गुड्स, वो रख सकता है, रिटेन रिटेन। अब बात करते हैं 174 की। वो क्या बात करता है? पोनी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेस्ड प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। The pony shall not, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract, in the absence of anything to the contrary, shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pony। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मान लो कि मैंने सोना दिया एक आदमी को, जो दुकानदार है, सोने का जो दुकान है जिसकी, उसको मैंने सोना दिया 50,000 रुपए, और मैंने ले लिए उससे। ठीक है, तो ये मैंने क्या, प्लेज कर लिया। प्लेज कर लिया मैंने उससे। तो वो प्लेज कंप्लीट कब होगी? वो सोना मुझको कब दे देगा? जब भी मैं उसका जो किराया जो मैंने लिया है, किराया क्या, जो कर्जा मैंने लिया है, 50,000 रुपए मैंने उससे लिए हैं, वो वापस दे दूं, और जो भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा जो हुए वो मैं वापस दे दूं। और जैसे ही मैंने वो दे दिया,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज खत्म, मेरे को मेरा सोना वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सोना रखता है, सोना रखता है, कब रखता है, वो ऐसा बोलता है कि भाई पहले भी तो तूने मुझसे 10-15 हजार रुपए दिए थे, वो भी लौटा, तब मैं दूंगा। तो ऐसे ये प्लेज नहीं है। प्लेज वहीं की वहीं मुझको मेरा जो गोल्ड है वो मिल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा बोलता है कि यार तब हुआ था, तब हुआ था, तब की बात छोड़ो, रात गई बात गई, ऑन द स्पॉट की बात करो। मैंने तुमसे कर्जा लिया, प्लेज किसके लिए हुआ था, सोना किस लिए दिया था 50,000, वो मैंने वापस कर दिया ना आपको, बस मेरा सोना मेरे को वापस दे दो। ये बात करता 174। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 175 क्या बात करता है। ओनर्स राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रिजर्वेशन के लिए या फिर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको, वो मिलेंगे उसको पोनी को। 176 क्या बात करता है। Ponies right where owner makes default. If the owner makes default in payment of the debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, the pony may bring a suit against the owner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged on giving the owner reasonable notice of the sale. इसका मतलब क्या, कि मान लो मैंने सोना तो दे दिया, लेकिन सोना मैंने कितने टाइम के लिए उसको दिया है, मतलब कि जो प्लेज हुआ कितने टाइम का हुआ है, कि 3 महीने। 3 महीने में मैं आपके भैया पैसे दे दूंगा 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज जो मैंने आपसे कर्जा लिया है और जिसके बदले में आपको सोना दिया है मैंने, वो 3 महीने के लिए लिया है मैंने आपसे कर्जा, और 3 महीने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के बीच में। अब मान लो कि 3 महीने हो गए और मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मतलब कि मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि मैं उसको पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो अब वो क्या कर, पौनी क्या कर सकता है, जिसको मैं, जो दुकानदार है वो क्या कर सकता है, वो सीधी सी बात है मेरे पे केस फाइल कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है, और चाहे तो जो थिंग बेल्ड हुई है, प्लेस्ड हुई है, उसको बेच भी सकता है, जो सोना है उसको बेच भी सकता है, लेकिन कब, ऑन गिविंग द ओनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल, एक रीजनेबल नोटिस देने के बाद वो चाहे तो सेल भी कर सकता है। If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise, the owner is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pony shall pay over the surplus to the owner। इसका मतलब क्या, कि मान लो उसने नोटिस भी दे दिया मुझको, है ना, नोटिस तो दे दिया उसने मुझको, लेकिन उसने सामान भी बेच दिया। मैंने कर्जा कितने का लिया था उससे, 50,000 रुपए का, तो मुझे देना कितने थे उसको, 50,000 रुपए। अब सोना उसने बेचा तो सोने की टोटल कीमत कितनी निकली बेचने के बाद, 40,000 रुपए। अब 10,000 रुपए बचे, मैंने तो कर्जा 50 का लिया था और सोने कितना 40,000 में बिका, 10,000 रुपए अभी बचे, तो मैं लायबल रहूंगा 10,000 रुपए अभी भी उसको देने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, कि मान लो अब सोना ज्यादा में बिक गया, 40,000 के मतलब ये 60,000 में बिक गया, 50,000 का कर्जा लिया था मैंने बस, तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 10,000 रुपए क्या है, वो मुझको देगा, जो भी इंटरेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा हो, जो भी होगा वो सब काट कूट के जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मुझको वापस देगा। जो पौनी है, जो दुकानदार है, मेरा सोना बेचने के बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो मुझको वापस मिलेंगे। ठीक है, ये बात करता है 176। 177 डिफॉल्टिंग ओनर्स राइट टू रिडीम इफ टाइम is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the owner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expense which have arisen from his default। इसका मतलब क्या, भैया मैंने 3 महीने का टाइम लिया था सोना बेचने, सोना वापस लेने के लिए, कि 3 महीने में आपके जो 50,000 रुपए हैं वो वापस दे दूंगा मैं। अब 3 महीने हो गए, मैंने पैसा वापस ले लिया, मतलब कि मैंने कि एक डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट तो मैंने कर दिया, वो उसने मुझको नोटिस भी दे दिया और सोना बेचने को निकला है वो। ठीक है, तो क्या 3 महीने हो गए तो क्या मैं सोना मेरा वापस नहीं ले सकता, गोल्ड वापस नहीं ले सकता क्या, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ मैं, लेकिन कब, एक्चुअल सेल होने से पहले मैं कभी भी ले सकता हूँ। जो सोना है उसकी एक्चुअल सेल होने से पहले मैं कभी भी सोना वापस ले सकता हूँ, लेकिन कब, कब
जो भी एक्स्ट्रा डिफॉल्ट मेरा जो मतलब मैंने 3 महीने हो गए, अब 3 महीने हो गए, अब 3 महीने के बाद जो भी एक्स्ट्रा उसका जो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, जो भी हुआ, जो भी मेरे डिफॉल्ट करने की वजह से जो भी उसको खर्चा हुआ एक्स्ट्रा, वो पूरा देने के बाद, उस कर्जा देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के बाद, सब कुछ क्लोज करने के बाद, मैं मेरा सोना गोल्ड वापस ले सकता हूँ, एक्चुअल सेल होने से पहले कभी भी। ठीक है, अब बात करते हैं 88 की। ये क्या बात करता है? प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, वेयर मर्केंटाइल एजेंट इज with the consent of the owner in possession of goods or the document of title of goods, any pledge made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pony act in good faith and has not the time of the pledge notice that the owner has not authority to pledge। ठीक है, अब इस ये क्या बात करता है? ये मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात करता है। मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कब कर सकता है? तो मर्केंटाइल एजेंट अपने जो काम कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपना जो काम है ऑर्डिनरी कोर्स में, अगर उसके पास कोई भी गुड्स है, पोजीशन में कोई गुड्स या कोई गुड्स के वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, तो वो कभी भी प्लेज कर सकता है, मतलब कभी भी कभी भी प्लेज कर सकता है। कब? विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, कभी भी प्लेज कर सकता है वो, और वो प्लेज एज वैलिड उस तरीके से वैलिड माना जाएगा, शैल बी एज वैलिड एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम। ठीक है, वो जो प्लेज है बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। अब प्रोवाइडेड दैट, इन लोगों ने कंडीशन लगा दी, द पोनीज एक्ट इन गुड फेथ एंड हैज नॉट द at the time of the pledge notice that the owner has not authority to pledge। कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो पोनी का जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए, और दूसरा जो उसको उस टाइम पे लगना चाहिए कि जो ओनर है उसके पास अथॉरिटी है। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है और उस टाइम पे उसको पता है, जिस टाइम पे प्लेज हो रहा है, जिस टाइम पे वो गिरवी रख रहा है सामान, उस टाइम पे उसको पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो कर देता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो बोलते ना गुमराह होना चाहिए, उसको नहीं पता होना चाहिए, तो उसको नहीं पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? बोल रहा है कि जो मर्केंटाइल एजेंट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो यूज हुआ है वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो दिया है वो है वो। अब वो जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि वो क्या है, अभी तो रफली हम सिर्फ इसका समझ लिया कि क्या है। अब बात करते हैं 178A। ये क्या बात करता है? pledge by person in possession under voidable contract, when the owner has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or section 19 है, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pony acquired a good title to the goods, provided he acts in good faith and without notice of the owner's defect of title। मतलब इसका मतलब क्या कि मान लो कोई आदमी है जिसके पास कोई गुड्स है, पोजीशन है गुड्स का, लेकिन वो पोजीशन आया कैसे? वो पोजीशन आया है सेक्शन 19 और सेक्शन 19A में जो कंडीशन दी हुई है, और जो कंडीशंस वॉइडेबल बना सकती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, क्या है वो? एक तो फ्री कंसेंट नहीं होना और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होना। ठीक है, तो इनमें अगर किसी आदमी से ने अगर कुछ किसी भी चीज का पोजीशन लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, लेकिन मान लो उस जो गुड्स के साथ उसने प्लेज कर दिया, मतलब वो सामान उसने गिरवी रख दिया, तो क्या होगा? तो बिल्कुल वो प्लेज जो है वो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन कब कब वैलिड मानी जाएगी? सबसे पहले तो प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओनर्स डिफेक्ट ऑफ द टाइटल, कि उनको जो जो जिसको वो दे रहा है जो पोनी, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये कि इसके कि हाँ ये वाकई में एक फोन है, मतलब इसके पास अथॉरिटी है, इसने ऐसा, मतलब उसको ऐसा अगर पता होगा कि या इसने डिफेक्ट किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसको अगर पता है कि ये डिफेक्टेड है, इसके पास टाइटल नहीं है, ये डिफेक्ट है, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं पता उस टाइम पे, तो बिल्कुल वो प्लेज जो है वो वैलिड माना जाएगा। अब 179 क्या? प्लेज वेयर ओनर इज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज ओनली
द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब कि मान लो मैंने कहीं से 10 दिन के लिए मोटरसाइकिल किराए पे ले ली है, ठीक है, मोटरसाइकिल मैंने 10 दिन के लिए किराए पे ले ली। अब मैंने क्या किया, मैं और शाना, मैंने जो मोटरसाइकिल है वो मैंने फिर प्लेज कर दी, मतलब कि मैंने किसी को दे दी, उसके बदले मैंने पैसा ले लिया, 25,000 रुपये ले लिया, और वो मैंने प्लेज कितने टाइम के लिए की, मैंने 1 महीने के लिए कर लिया। तो अब वो जो प्लेज है वो कब तक चलेगा, जब तक प्लेज वेयर पोनर इज ओनली लिमिटेड, जहां तक पोनर का इंटरेस्ट रहेगा। मेरा इंटरेस्ट कितने का है, 10 दिनों का है, 10 दिन के लिए है मेरे पास वो गाड़ी, तो मेरा प्लेज जो है वो 10 दिन तक माना जाएगा। 10 दिन हो गए तो प्लेज खत्म, ठीक है। जहां तक इंटरेस्ट है पोनर का, वहां तक वो जो पीरियड है उसका इंटरेस्ट माना जाएगा। जैसे ही वो 1 महीने के लिए आपने लिया, 1 महीने तक नहीं माना जाएगा। भैया मेरे पास कितने दिन के लिए, 10 दिन के, तो 10 दिन के लिए वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, बेलमेंट ऑफ प्लेज भी बोलते हैं। इस कुछ था नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम था। अगर आपको बेलमेंट आता है तो बिल्कुल इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज समझने की नहीं है, बस जो समझने का है वो यही है कि बेलमेंट में किसी चीज का हम लोग किसी पर्पस से डिलीवरी करते हैं किसी आदमी को, और यहाँ पर जो है हम डिलीवरी तो करते हैं, डिलीवर तो करते हैं चीज, लेकिन वो एज अ सिक्योरिटी डिलीवर करते हैं हम, और बदले में हमको पैसे मिलते हैं या जो भी है, एज अ डिलीवरी करते हैं हम, ठीक है। तो ये था, बस एक टर्म और है जो कि हमको समझनी है। अगर आपको समझनी है तो प्लीज मुझको कमेंट में बताइए, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ एक रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एक मोर्टगेज और प्लेज, इसमें क्या अंतर होता है। तो प्लेज जो होता है वो एक गुड्स का होता है, बेसिकली हम उसको मूवेबल समझ सकते हैं, और जो मोर्टगेज होता है वो इमूवेबल का होता है। जमीन हो गई, है ना, प्रॉपर्टी हो गई, खेत वगैरह जो भी हो गया, ये मकान हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्लेज जो है वो मूवेबल का होता है, मोर्टगेज जो है वो इमूवेबल का होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।